नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में और ब्रेक्ज़िट पे बात कर रहे हैं। यूके से आजकल बहुत तरह की न्यूज़ आ रही है, खासकर कोविड को लेके फ्लाइट्स कैंसलेशन वो सब हम बातें कर चुके हैं, करते रहते हैं। लेकिन यूके की जो इकोनॉमी है वो आज भी बहुत सब्सटैंशियल है, बहुत हेवी वेट है और एक तरीके से ग्लोबल इकोनॉमी को एक तरीके से दिशा देने में उसका बहुत अहम रोल है। तो जिस तरीके से यूके के साथ उसका या यूएसए के साथ जो ट्रेड है, उसके साथ जो थोड़े से डिफरेंसेस आ रहे थे वाइन को लेके, मैंने एक बार पहले भी डिस्कस किया था जब यूएस का और मैं यूके के रिलेशंस पे हम बात कर रहे थे ट्रेड के हवाले से। तो उसी तरीके से ब्रेक्जिट में एक अच्छी खबर आई है कि 31 तारीख को जो बोरिस जॉनसन है उनकी तरफ से भी एक तरीके का ड्राफ्ट मसौदा तैयार कर लिया गया है, वो पेश किया जाएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी की उसके हमने अभी 2-4 लेक्चर पहले मैंने उस पर बात की थी। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि इंडिया पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लिए, हमारे खास करके एक्सपोर्ट्स को लेके और एक्सपोर्ट्स में भी आईटी सेक्टर्स को लेके, जिस तरीके से हमारा जो एक तरीके का जो यूरोपियन यूनियन है और जिस तरीके से यूके है वो एक तरीके से कहाँ भूमिका रखते हैं, क्या भूमिका रखते हैं और ख़ास करके नास्कॉम का और फियो का यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो बात हो रही है उसको लेकर के क्या चीज़ें इसमें हो रही हैं। तो हम इस सारी चीज़ों का हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। अब मैं आपको पहले बताता चलूँ कि नास्कॉम बेसिकली इसमें है क्या, जिस तरीके से जो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, इसकी फुल फॉर्म है ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ये एक तरीके का ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है रादर, ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी इंडस्ट्री का, और ये बीपीओज का यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का। मैं फिर से बोलता हूँ आपको, तो इंडिया का जो है नास्कॉम जो है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज इज अ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज का। अब ये स्टैब्लिश जो किया गया था ये 1988 में किया गया था स्टैब्लिश, और ये एक तरीके की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और नॉस्कॉम का जो न्यूज़ में था ये रिसेंटली कह लीजिए या मोदी सरकार के आने से पहले जो था, इन्होंने इनिशिएट किया था एक तरीके से प्रोग्राम जिसको इनको कहा गया था 10,000 स्टार्टअप्स। तो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है कि 10,000 स्टार्टअप्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने कहा था और कब कहा था। तो 2013 में कहा था और नास्कॉम ने कहा था। तो एग्जाम के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। और फियो के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया है। जिस तरीके से निर्यात भवन के बारे में काफ़ी लोग जानते हैं, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, तो ये एक तरीके की एपिक्स ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये सेटअप की गई थी 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, भारत सरकार। और ये प्राइवेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेगमेंट यानी प्राइवेट ट्रेड एंड इंडस्ट्री सेगमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिसको मुकी भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो 1965 में ये सेटअप किया गया था। तो इस बैकग्राउंड में इनका एक तरीके से काफ़ी हैवी वेट है। और जिस तरीके से फियो का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा, जिसको कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, काफ़ी ज़्यादा अहम है। चलिए हम इन सब पर बातें करते हैं, ब्रेक्जिट की करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन का बहरहाल जो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें जो नी डीलिंग की कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है 31 दिसंबर तक है जैसे। लेकिन इसमें जो मैंने सितंबर में जो मैंने इस पे फीचर किया था, उस फीचर के हिसाब से जो ब्रेक्जिट से करीब-करीब 7,500 जॉब्स, 1.6 ट्रिलियन जो है यूके से लीव करने की बात हुई थी। बिग पिक्चर जो अभी जो हम इसमें करेंगे इस लेक्चर में, इंडियन यूरोपियन यूनियन की जो इनसाइट्स हैं हमारी, तो इन सारी जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन, जिस तरीके से ऋषि सुनक जी के जो प्लान्स हैं, जिस तरीके के एक तरीके से उनके इतने फेवरेबल आउटकम्स नहीं रहे हैं, यूके इकोनॉमी अपने आप में एक तरीके से फंस गई है। तो जिसको ऋषि सुनक जो उनके चांसलर ऑफ एक्सचेकर हैं, इस पे हम सारी बातें कर चुके हैं अगले लेक्चर्स पे। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर पे हम इंडिया के आईटी एक्सपोर्ट्स के हिसाब से हम बात करेंगे। तो यूरोपियन यूनियन जो है, इसके साथ 45 साल पुराने संबंधों को तोड़कर जो है ब्रिटेन बाहर आ रहा है। तो इस तरीके से जो मार्केट एनालिस्ट हैं या जो एक तरीके से इकोनॉमिस्ट माने जाते हैं या जो हैवीवेट्स माने जाते हैं, उनका ये मानना है कि जो ब्रिटेन से अलग होने के बाद भारत को फौरी तौर पर कई क्षेत्रों पर नुकसान उठाना पड़ेगा, यह तय है। लेकिन भविष्य में इसके लाभ की संभावना है। तो उसके लिए क्या चैलेंजेस हैं हम उस पर बात करेंगे। तो ब्रेक्जिट से इसको अगर हम इसको और ओवर सिंप्लीफाई कर जाएं तो हम इसको ये कहेंगे कि ब्रेक्जिट से आईटी सेक्टर में नुकसान है लेकिन कई फायदे भी हैं। तो एक तरीके का मिक्स्ड बैग है, लेकिन चैलेंजेस इनॉर्मस है। और जिस तरीके से लंदन के बाहर या कह लीजिए यूके इकोनॉमी के बाहर जिस तरीके से फ्रैंकफर्ट है, जर्मनी बहुत एग्रेसिव है, जिस तरीके से अभी फ्रांस और यूके के बीच में एक टसल आ गया था, तो उसको लेकर के जो है कि अब ये शिफ्ट हो रहा है लंदन से सारी चीज़ें। तो ये किस तरीके से होगा, जेपी मॉर्गन पे मैंने एक स्टोरी की थी काफ़ी 3-4
3-4 महीने पहले, उसमें कहा था कि किस तरीके से उसने अपने वर्कर्स को वहाँ से हटा रहे हैं, वो लंदन से या यूके से, उसको यूरोपियन यूनियन में जिनको शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैसिव कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व है, और खास करके आईटी में, क्योंकि आईटी जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको लेकर के सारी चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो करीब करीब जो है, जो आकलन किया गया है वो ये है कि 180 अरब डॉलर आईटी क्षेत्र को हमें झटका लगने वाला है। तो आईटी उद्योग संगठन, या इसको जैसे मैंने नास्कॉम के बारे में कहा था, तो नास्कॉम ने एक अनुमान जताया है कि ब्रिटेन अगर यूरोपियन यूनियन से बाहर आता है तो भारत के करीब 108 अरब डॉलर के आईटी उद्योग पर गहरा असर पड़ेगा। यानी हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है 108 बिलियन डॉलर्स के आसपास की है, उससे ज़्यादा ही है, तो इस पे असर पड़ना तय है। तो ब्रिटेन सहित अन्य यूरोपियन देशों में जो आईटी उत्पाद हैं का 25% जो है वो निर्यात किया जाता है यूके को। तो यानी कि जितना हमारा एक तरीके से देखा जाए, ब्रिटेन प्लस यूरोपियन देशों को जितना हम आईटी उत्पाद करते हैं, उसका जो 25% जो है हमारे ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का इन्हीं सेक्टर्स में जाता है। तो इसमें जब ब्रेजिट से जब डील अलग होगी तो काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, तो उसको लेकर के इस पर असर पड़ना है। लेकिन वो उम्मीद है कि वो वक्त के साथ ठीक हो जाएंगी। और जिस तरीके से भारतीय अवस्था जो इकोनॉमी है, वो हर साल 180 अरब डॉलर का राजस्व जो है सिर्फ आईटी उद्योग क्षेत्र से आता है। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है रेवेन्यू का, और आईटी एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छा भी करते रहे हैं। इस पे जो पूरे ट्रेड पे मैं एक लेक्चर सेपरेट तैयार कर दूंगा, मर्केंडाइज, ऑयल एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें, इनविजिबल, ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। और एक तरीके से हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो आरबीआई की तरफ से आती है, उसके हवाले से मैं इस पर फीचर करूंगा कंप्लीट। तो चलिए हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें जो है कि 70 से 80% जो हिस्सेदारी है निर्यात की होती है। तो इसमें जो 2019 और 2020 में जो भारत को आईटी उत्पादों को व सेवाओं से जो के निर्यात से 147 अरब डॉलर के राजस्व मिलने की उम्मीद है, यानी कि 147 बिलियन डॉलर्स मिलने की उम्मीद है। तो नास्कॉम का ये कहना है कि जो ब्रेजिट यूरोपियन देशों के साथ भारत को इस निर्यात पर असर डाल सकता है, लेकिन वो किस तरीके से डालेगा ये देखने वाली बात है। तो आईटी के अलावा फार्मा, ऑटोमोबाइल क्षेत्र, इनके क्षेत्रों में भी इसके निर्यात बढ़ेगा, इसका असर पड़ना ही पड़ना है। तो इसके बाद जो है कि इसमें जो इसका जो इमीडिएट आउटकम होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा, तो उसमें क्या है कि भारतीय कुछ कंपनियां जो हैं वो ब्रिटेन को छोड़ सकती हैं। जैसे भी इसका रिसेंट एग्जांपल्स है, जैसे कि टाटा समूह की हम बात करें कि जो जैगुआर लैंड है, इसके सहित जो है 800 से ज़्यादा भारतीय कंपनी ब्रिटेन में अपनी एक तरीके से इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट इकाइयाँ लगा रखी हैं। इनमें से 1.10 लाख जो हैं, इनसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार भी मिलता है। तो लेकिन इसमें से जो ज़्यादातर कंपनियां हैं यूरोपियन यूनियन के जो बड़े बाजार हैं, उनको ध्यान में रखकर निवेश किया गया है। लेकिन अब मार्केट हटेगा तो इस पे जो 1.1 लाख, यानी कि ये बहुत सब्सटेंशियल फिगर है, 1,10,000 का फिगर है, इतने लोगों को जो रोज़गार मिला है उसका असर पड़ेगा। तो ब्रिटेन से बाहर निकलने के लिए उनके लिए बाजार में मौके कम हो सकते हैं। तो ये इसका पहला इम्पैक्ट होगा, और बहुत सब्सटेंशियल, बहुत हैवी इम्पैक्ट होगा ये। तो इसके अलावा इन कंपनियों के जो सभी सौदे हैं और जो लेन देन है, वो भी पाउंड के आधार पर होते हैं, जाहिर बात है। तो ब्रेग्जिट के बाद तो जो विदेशी जिसको कहते हैं जो यूके की जो मुद्रा है, उसका जो मूल्यांकन में जो गिरावट आएगी, जो एक तरीके से वो करेंसी डिवेल्युएशन में चली जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी पहले ही स्ट्रगल कर रही है। जैसे मैंने अभी ऋषभ सुनक जी के बारे में बताया था, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसके बाद जो इनको संभालने में चांसलर एक्सचेकर, तो इन कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे में भारतीय कंपनियां ब्रिटेन से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर सकती हैं, अगर वो बिजनेस वायबल नहीं रहा, या कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि जिस तरीके से डिवेल्युएशन होगा करेंसी का, उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसको लेकर के उथल पुथल मचनी तो है, मार्केट्स कोलैप्स होंगे। तो ये फिलहाल ही नास्कॉम की स्टडी का कहना है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, तो हम इसको कहेंगे कि किन क्षेत्रों में ब्रिटेन के साथ मजबूत हो सकते हैं रिश्ता, इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो यूरोपियन संघ से बाहर आने के बाद ब्रिटेन के जो बड़े व्यापारिक रिश्तों की तलाश होगी, तो भारत उसके लिए एक नया बाजार बन सकता है, ये तय है। और अभी जो ब्रिटेन के लिए 12वां, एक तरीके से अभी देखा जाए तो इंडिया ब्रिटेन के अगर हम ट्रेड रिलेशंस की बात करें, तो जो अभी जो है भारत के लिए ब्रिटेन जो है 12वां बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। तो यानी कि यूके जो है टॉप 10 के अंदर आराम से आ सकता है। तो इसको कहते हैं कि जो भारतीय जो एक तरीके से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है ब्रिटेन के जरिए ग्रीस और पुर्तगाल जैसे बड़े यूरोपियन में आसानी से पहुंच सकता है जब ब्रेक्जिट के बाद। यानी कि हम ग्रीस में, लेकिन ग्रीस की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी टर्मोइल में, उसमें आईएमएफ के साथ क्रिस्टिना लेगार्ड ने एक तरीके से उसकी काफ़ी हेल्प की थी उस वक्त जब वो आईएमएफ की
हेड थी। तो ये जो सारी बातें हुई हैं ग्रीस की इकोनॉमी को लेकर, उसमें जो जर्मनी की वजह से उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इसको फॉरेन अफेयर्स में है, उसको भी बनाएंगे कभी। तो लेकिन जिस तरीके से ग्रीस की इकोनॉमी के अंदर एक ओपनिंग दिख सकती है हमें, पोर्चुगल की स्ट्रगलिंग, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वहां पर जा सकते हैं, तो उनमें वो काफ़ी स्ट्रगलिंग है। तो जिस तरीके से पाउंड की कीमत घटेगी तो भारतीय कंपनियां जो हैं वो ब्रिटेन से सस्ते सौदों के साथ अधिग्रहण और विस्तार कर सकेंगी, यानी कि उनको बाय कर सकती हैं, उनके साथ एक्सपेंशन पे जा सकती हैं। लेकिन ये वही जा सकती हैं जिनके पास डीप पॉकेट्स हों, या जो मेगा काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हों, यानी कि एक तरीके से ये एक नया फोरम अपॉर्चुनिटीज़ का प्रोवाइड करेगा, लेकिन खतरे भी इसके साथ हैं। तो ब्रिक्जिट के बाद जो है ब्रिटेन जो है ये बायलैटरल जो इसके सौदे होंगे उनको करने के लिए स्वतंत्र होगा, और तकनीक जिसको कहते हैं टेक्नोलॉजी या साइबर सुरक्षा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और खास करके डिफेंस डिफेंस के लिए भी इंडिया जिस तरीके से जाहिर है कि सबसे बड़ा जो है इम्पोर्ट मार्केट है, तो उसके लिए जो एक नए अवसरों के लिए खुल जाएगा। और ये 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे परेड में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो उसको लेकर जाहिर सी बात है कि बिजनेस पे भी काफ़ी बातें होंगी। तो पाउंड में अगर गिरावट आती है तो उससे जो होगा ब्रिटेन के आयात सस्ता होगा, तो यानी कि हमें जो पैसे देने पड़ेंगे वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स के अंदर ये, कि जिस तरीके से एक्सपोर्टर जो इंडिया के हैं वो चाहते हैं कि करेंसी हमारी डिवेल्युएशन में चलती चली जाए, यानी कि हमारी कभी मुद्रा जो है वो स्ट्रांग ना हो, और इम्पोर्टर्स चाहते हैं कि जो है कि रुपी जो है वो डॉलर या इंटरनेशनल या बास्केट ऑफ करेंसीज अगेंस्ट मजबूत हो, ताकि इंपोर्ट सस्ते हो जाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसको कहते हैं कि इसके लिए जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पढ़ते हैं, जो रहना है उनके लिए आसान हो जाएगा। तो एक तरीके का एक डिफरेंट, एक बिल्कुल अलग तरीके का एनवायरनमेंट होगा। उसके लिए जो होगा फिटनेस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात आ जाएगी, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी जिसमें तय है। तो अगर हम इस तरीके से, अगर हम फीओ के अध्यक्ष जो हैं शरद कुमार शराफ, अगर हम इनके बारे में कहें तो इन्होंने ये कहा है कि जो एटीएफ पर जो एक तरीके से ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में जो मोल भाव के लिए भारत को तत्काल गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ना ही चाहिए, यानी कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है। नॉस्कॉम की तरफ से थोड़ा सा सेटबैक था, तो लेकिन जिस तरीके से कि ओपनिंग दिख रही है हमें, तो सरकार से एक तरीके से गुजारिश करते हैं कि अगले महीने जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आएंगे तो समझौते पर हस्ताक्षर करवाया जाए। इसकी कोशिश होगी, और ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से उम्मीद है इसकी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटेन की इकोनॉमी खुद अभी बहुत स्ट्रगलिंग है, तो उसके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है। नॉनदलेस हम इस पर भी आएंगे। और इसके बाद जो है कि अगर हम एटीएफ से, अगर हम भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं इनको ज़्यादा लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है, लेकिन सेवा क्षेत्र में और ब्रिटेन के और यूरोपियन यूनियन दोनों में ही नए अवसर खुलेंगे। तो अंग्रेजी भाषा जो है एक तरीके से प्रमुखता होने का, और इंडिया में काफ़ी इंग्लिश स्पीकिंग है के नाते ब्रिटिश बाजार में काफ़ी लाभ मिलेगा, उसमें समझौते भी आसान होंगे। जो अगर आप यूरोपियन यूनियन देखेंगे तो उनमें काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज का भी एक सीरियस इशू है, काफ़ी 27 कंट्रीज़ हैं उनमें, और वो एक दूसरे से वॉर्स में भी नहीं, अगर आप उनकी हिस्ट्री देखें, लेकिन वो किसी तरीके से एक जगह हैं और वो काफ़ी अच्छा भी कर रहे हैं। तो यूरोपियन यूनियन इज अ बिग ट्रेडिंग ब्लॉक, तो उसको लेकर के ऐसा कहना है जो डायरेक्टर जनरल हैं अजय सहाय फीओ के अगेन। तो इसके बाद जो, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर हम कंक्लूड करने की तरफ चलें, तो इसका जो रुपए और शेयर बाजार और सोने पर भी इसका एक तरीके से मार्केट्स पे भाव इसका पड़ेगा ही पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। तो भारत के लिए जो ब्रिटेन का जो एफडीआई का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि जो ब्रिटेन है एफडीआई के लिए इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा स्रोत है। तो ब्रेग्जिट के बाद जो होगा, जो विदेशी निवेशक पूंजी निकाल सकते हैं, तो इसका असर जो इंडियन मार्केट से पड़ेगा वो भयावह पड़ने वाला है। और उसके बाद जो डॉलर में दिखेगा ही दिखेगा। तो 2016 में जब ब्रेग्जिट की चर्चा हुई थी, उसके बाद रुपए में चर्चा ही हुई थी, और उसमें 20-20% गिरावट आ गई थी। तो इसको कहते हैं एफपीआई में, अगर हम बाजार से निकलने के शेयरों में गिरावट आ सकती है, निवेशकों को नुकसान होगा, और फिर लोग सोने की तरफ जाएंगे, यानी सुरक्षित निवेश की तरफ जाएंगे, जिससे सोने की कीमतें जाहिर है कि बढ़ जाएंगी। इसके बाद जो ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद हो सकते हैं वो महंगे हो जाएंगे, तो रुपए में जब गिरावट आएगी तो आयात बिल पर बोझ बढ़ सकता है, और घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाएंगे। और विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स का जो एक तरीके से इसमें राय है, इकोनॉमिस्ट की इसमें कंसेंसस है कि भारत में जो आयात बिल है इसकी सबसे बड़ी जो ज्यादातर हिस्सेदारी है वो कच्चे तेल की होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके अलावा ब्रिटेन से आने वाले इलेक्ट्रिक जो उत्पाद हैं और यूरोपियन से जो आयातित दवाइयां हैं, इनकी कीमतों में काफी ज्यादा इजाफा होगा, काफी ज्यादा इजाफा होगा। और जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की बात है जो आप स्लाइड पे देख रहे हैं, एक तरीके से इसके प्रोस्पेक्ट्स के हैं, ये हम इस पे हम पहले बात कर चुके हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।